afternoon, class. Class, this is your chapter number 4, Travels, Decors and the Vision of a Golden Age. In this chapter, we will study about the travels and travels decors. Decors means outsider. Who were the outsider? Outsider was the British. Okay? And the vision of golden age. और जो गोल्डन एज का ट्रैवल्स का जो विज़न था, जो उनका सपना था, उसके बारे में हम समझेंगे. तो सिंस वी ऑलरेडी नो दैट कि हिस्ट्री इज़ नॉट अ स्टोरी ऑफ द किंग्स एंड बैटल्स and the some important events, it talks also about the impacts on ordinary people of country during British period. What was the impact on tribals of the British policies? So story starts from here. This is Birsa Munda during 1895. Birsa Munda, who was Birsa Munda? Was a tribal group. Birsa Munda was the leader of the tribals group of गोड. जो बिरसा मुंडा था वो छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू का रहने वाला था. उसके पास कुछ मिरेकुलस पावर थी. लोग ऐसा कहते थे कि वो क्योर कर सकता है सभी डिजीज़ को. मल्टीप्लाई ग्रेन्स, जो खेतों में ग्रेन्स है उसको मल्टीप्लाई कर सकता है, ऐसा लोगों का मानना है. स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं दे वर नॉट एजुकेटेड, सो नॉट अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स. दे बिलीव्ड इन सुपरस्टिशंस. ठीक है, तो वो ऐसा मानते थे कि इतनी सारी ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज़ेस को वो क्योर कर सकता है. और फिर वो बिरसा को एज अ गॉड डिक्लेयर कर दिए. ठीक है, और उसको ये कहे कि ये हमारा सेवियर है, ये हमारा भगवान है, ये हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए आया है. तो अब बिरसा की कहानी समझते हैं. बिरसा जो था वो मुंडा फैमिली से था. मुंडा ट्राइबल ग्रुप है जहाँ से बिरसा था. और ये छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है, छोटा नागपुर बिहार में जो है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वहाँ से बिलोंग करता है. बिरसा को बहुत सारे फॉलोअर्स, क्योंकि मैंने कहा कि एवरी वन सी हिमसेल्फ एज अ गॉड. तो दूसरे टाइप के लोग, संथाल्स, उरांव, वो भी उसके फॉलोअर्स थे, गोंड के मुंडास के अलावा. अब क्या होता है कि ये सभी जो थे ट्राइबल ग्रुप्स, दे वर नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ द चेंजेस दे आर फेसिंग, द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस दे वर फेसिंग. तो हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एक्सप्लेन हियर व्हाट वाज, हु वेयर ट्राइब्स. ट्राइब्स हैड देयर ओन कस्टम एंड रिचुअल्स. ट्राइब्स के अपने कस्टम होते हैं, अपने रिचुअल्स होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम दी ब्राह्मण्स, दोज हु लेड डाउन बाई ब्राह्मण. जो ब्राह्मण्स ने सोसाइटी के लिए रूल्स फिक्स किया हुआ है, एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है, उससे अलग ट्राइबल्स पीपल की अपनी कस्टम्स एंड रिचुअल्स होती हैं. ओके, तो एंड दिस सोसाइटीज़ ऑल्सो, अब जैसे कि हमारे हिंदू में क्या है कि डिवीज़न है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. पहले था, अभी नहीं है. अब तो धीरे धीरे एजुकेशन और अवेयरनेस इतनी आ गई है कि ये कास्ट डिवीज़न और ये जो अनटचेबिलिटी है, ये तो कम्प्लीटली, अनटचेबिलिटी तो बैन है. यू ऑलरेडी नो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स. ठीक है, तो फिर क्या है कि ये जो बिरसास थे ये नो, तो इन सोसाइटी में क्या है, कोई शार्प डिवीज़न नहीं है. पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि देर वेर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस. वहाँ कोई डिफरेंस ही नहीं था. ट्राइब्स में था डिफरेंस, था, सोशल भी था और इकोनॉमिक भी था. अब आगे क्या है कि हाउ डू ट्राइबल ग्रुप्स लीव. ये ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं ये कैसे रहते थे. तो ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं ये, इनके रहने के लिए 19th सेंचुरी के आसपास ट्राइबल पीपल जो थे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स पे रहते थे और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया करते थे. फॉर द एग्ज़ाम्पल, कुछ प्राइवेट ग्रुप्स जो थे वो झूम कल्टीवेशन करते थे. अब झूम कल्टीवेशन क्या है, इसमें फॉरेस्ट में कुछ पैचेस ऑफ लैंड्स को क्या किया जाता था, क्लियर कर दिया जाता था. कल्टीवेटर्स जो होते थे, जो इस फॉरेस्ट में खेती करते थे, वो पेड़ को काट के उसके ऊपर वाले ट्री टॉप को काट करके उसको ग्राउंड पे डाल देते थे, जिससे ग्राउंड पे फॉरेस्ट में अंदर लाइट जा सके.
और फिर जितने भी इकट्ठे हुए जो कटिंग डाउन प्लांट्स थे, जो पेड़ के ऊपर के टॉप में जो पत्तियाँ होती थी, उसको ये क्या करते थे, उसको ये बर्न कर देते थे, जला देते थे। और जो राख आती थी, ऐश होता था, ऐश मतलब राख होता है फायरिंग से, उसमें पोटाश वगैरह होता था, तो उसको फर्टिलाइज सॉइल में छिड़क देते थे। तो ये करते थे और फिर उस पर बीज वगैरह जो है वो छिड़क देते थे। फिर इस तरह से वो खेती करते थे। फिर एक बार जब क्रॉप रेडी हो जाती थी और फिर उसको वो हार्वेस्ट कर लेते थे, उसको पके हुए फसल को काट लेने के बाद वो उस जगह को छोड़ करके, वो लेफ्ट फैलो उसको छोड़ करके फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल तक किसी दूसरे लैंड पे चले जाते थे। फिर जब वो वापस लौटते थे, तो जब वो लैंड फर्टाइल हो जाता था, तो फिर से उस पर खेती करते थे, या कोई दूसरा ट्रैवल ग्रुप आके खेती करता था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट झूम कल्टिवेशन। अब झूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस कहाँ होता था? झूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस्ड इन हिली एरियाज एंड फॉरेस्ट एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया की हिली और फॉरेस्टेड एरिया में झूम कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है वो प्रैक्टिस होती थी। ठीक है, समवेयर। अच्छा, ये तो हो गया कि कुछ झूम कल्टिवेटर्स थे। कुछ ऐसे ट्राइबल्स थे जो हंटर्स और गेदरर्स थे। फॉर द एग्जाम्पल, दे यूज्ड हंटिंग एनिमल्स, गेदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको इकट्ठा करते थे और अपना सर्वाइवल के लिए वो काम करते थे। अब ये हंटर गेदरर्स में कौन सी ट्राइबल ग्रुप थी? वो थे खोंड। कौन सी ट्राइबल ग्रुप? खोंड। खोंड कहाँ रहते थे? उड़ीसा के फॉरेस्ट में। और वो जो भी हंटिंग होती थी उसको कलेक्ट कर लेते थे और फिर उसको आपस में ही बांट लेते थे। फिर उसको कुक करते थे, पकाते थे। जिस तेल में पकाते थे, जिस ऑयल में पकाते थे, दैट वाज द ऑयल ऑफ साल एंड महुआ। साल और महुआ के पेड़ पे वो क्या करते थे, उस तेल से, जो बीज से तेल निकलता था, उसमें वो अपने मीट को पकाते थे। फिर वो शर्ब्स एंड हर्ब्स जो थी, उसका यूज़ मेडिसिनल पर्पज़ में उसका यूज़ करते थे। कुछ उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को क्या करते थे, सेल कर देते थे लोकल मार्केट में। और ख़रीदने वाला कौन था? वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स। वो क्या करते थे, वो उसको ख़रीदते थे। और फिर ख़रीदने के बाद क्या होता था लोकल मार्केट में? और ख़रीदते क्या थे? सप्लाईज ऑफ पलाश एंड कुसुम के जो फ्लावर्स होते थे, वो उसको क्या करते थे, ये जो खोंड लोग होते थे उड़ीसा में रहने वाले, उसको लोकल मार्केट में बेच देते थे। और लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स जो है उसको ख़रीदते थे। क्यों ख़रीदते थे? कि वो जो क्लोथ्स हैं, जो कपड़े हैं, उसको डाई करने के लिए, और जो लेदर हैं उसको, चमड़े को जो है चमड़े को क्या करते थे, उसको डाई करने के लिए, कपड़े को डाई करने के लिए वो उसको ख़रीदते थे। ठीक है, अब क्या होता था, फ्रॉम वेयर डिड दिस फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स। तो ये तो इस तरह से इनका अर्निंग हो गया, लेकिन इसके अलावे वो चावल और जो उनको अनाज भी तो चाहिए था, जो खोंड लोग होते थे उड़ीसा के, वो उनको कहाँ से मिलता था? तो ये क्या करते थे, अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एक्सचेंज कर लेते थे, और बदले में जो लोग होते थे वो उनको क्या देते थे, ये ग्रेन्स और राइस देते थे। अब इनमें से हंटर और गेदरर्स के अलावा उनमें से कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो गांव में जाके काम करते थे। कैसा काम? कैरिंग लोड्स को कैरी करने का काम, बिल्डिंग्स बनाने का काम, दूसरे पीजेंट्स के खेतों में काम करना, ये सारा काम करते थे बाकी के ट्राइबल ग्रुप्स। एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप था बैगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये बैगाज हैं, ठीक है, यहाँ गोंड भी है इसमें, सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश में। तो ये बैगाज जो थे, ये दे वे रिलेक्टेंट टू वर्क फॉर अदर्स। उनको नहीं पसंद था। क्या नहीं पसंद था? दूसरों के लिए काम करना। इनको, यानी कि इनको ये स्लेवरी नहीं पसंद थी। ये किसी के अंडर में गुलाम होकर काम नहीं करना चाहते थे। कौन? बैगाज। कहाँ के थे? सेंट्रल इंडिया। इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ बैगा। ये उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट में था कि ये किसी अपना आत्मसम्मान की बात है, इनकी डिग्निटी की बात है। ये लेबर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं किए। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगेन, व्हाट अबाउट ट्राइबल ग्रुप्स? ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाई एंड सेल। अच्छा, इन लोगों को ख़रीदने और बेचने की जब जरूरत होती है तो लोकल मार्केट में जाते ही थे, लेकिन लोकल मार्केट में ट्रेडिंग भी कैसे होगी? तो ये क्या करते थे, इनकी डिपेंडेंसी होती थी ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पे। ठीक है, क्योंकि
इनको जो सामान लेना होता था वो कहाँ से लेंगे? ट्रेडर से लेंगे। ट्रेडर इनको हाई प्राइसेस पे सामान देते थे क्योंकि ट्रैवल ग्रुप्स पढ़े लिखे नहीं होते थे। आप यहाँ इम्पोर्टेंस देखिए पढ़ाई की, नॉलेज की। मनी लेंडर्स क्या करते थे? मनी लेंडर्स जो है वो लोन इनको देते तो लोन तो देते थे, लेकिन कैसे देते थे? इंटरेस्ट रेट उस पर जो चार्ज होता था वो काफ़ी हाई होता था। फिर क्या होता था? जो ट्राइबल मार्केट्स है और जो कॉमर्स है वो पूरी की तरह डेब्ट और पॉवर्टी में चली गई। मतलब कि ये फिर इस तरह से पैसे के इस ट्रैप में फंसते जा रहे थे, डेब्ट में, कर्ज में फंस जा रहे थे और पॉवर्टी और गरीब हो रहे थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो थी। अभी तो हमने देखा कि अभी तो आउटसाइडर का कोई रोल ही नहीं है, आउटसाइडर यानी ब्रिटिश का तो कोई रोल ही नहीं है। तो फिर आगे क्या हो रहा है? कुछ और भी ग्रुप थे जो हर्डिंग एनिमल्स, जो अपने जीवन को हर्डिंग करके जानवरों को, इनको पेस्टलिस्ट कहा जाता था। पेस्टलिस्ट कौन थे? ये वो ग्रुप थे जो लिव करते थे अपने जीवन को हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, एनिमल्स को पाल करके, उनको खिला के, पाल पोस के, उनके जो सामान होते थे, दूध वगैरह, दही, घी, उससे अपने जीवन को चलाते थे। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? वन गुजर्स ऑफ पंजाब हिल, लबाडीज़ ऑफ आंध्रा, फिर गैडीज़ ऑफ कुलू। ये सारे क्या थे? ये शेफर्ड थे। शेफर्ड वो लोग होते हैं जो अपने कैटल्स को चराने के लिए बहुत दूर तक ले जाते हैं। बकरवाल ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो ये हर्डर एनिमल्स थे। अगर हम इस मैप पे देखें तो हमें मालूम चलता है कश्मीर के बकरवाल, यहाँ पे वैन गुजर और बकरवाल हो गए, ठीक है। फिर जो ये बैगास जो गए, जो डिग्निटी वाले थे, क्लियर। वैन गुजर यहाँ भी रह रहे हैं, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, गुजरात में भी रह रहे हैं, ठीक है। और आपने क्लास 7th में आपने देखा ही था बंजारा का मुग़ल ट्राइब्स, मुग़लों के टाइम में कितना इनका इम्पोर्टेंट रोल होता था, ठीक है। ये बिहार के मुंडा थे जहाँ पे बिरसा मुंडा रहते थे। तो ये लोकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हो गया हंटर्स और गैदरर्स की बात कर ली हमने। अब हम पढ़ेंगे सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन। अब इसमें क्या होता है कि कुछ कल्टीवेशन, अब धीरे धीरे ये लोग कल्टीवेशन, कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जो कल्टीवेशन करते थे। क्या करते थे कल्टीवेशन में? तो हमें यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पर ये है कि 19th सेंचुरी के पहले ट्राइबल ग्रुप्स जो थे कुछ ऐसे जो सेटल डाउन होना शुरू कर दिए। अब उनको मूवमेंट नहीं करनी है, अब वो धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं। कैसे? अब कुछ ऐसे थे जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, जिस लैंड पे वो सेटल हो रहे हैं वहाँ पे अपना राइट ले रहे हैं। ग्रेजुअली गॉट राइट ओवर द लैंड। मैनी केसेस लाइक द मुंडाज ऑफ छोटानागपुर, जो बिरसा मुंडा थे, वो जिस लैंड पे, जिस फॉरेस्ट में बिहार के रह रहे थे, उस लैंड पे उन्होंने अपनी अथॉरिटी जमा रखी थी। और वो कहते थे कि दे वेयर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स, कि इस लैंड पे हमारे ओरिजिनल पूर्वज रहते थे, सेटलर्स रहते थे, सबसे पहले वही यहाँ आके रहे हैं और हम उनके डिसेंडेंट्स हैं, हम उनके उत्तराधिकारी हैं, इसलिए इस लैंड पे पूरा का पूरा हमारा कंट्रोल है। तो वो क्या करते थे? लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर लेते थे और अपनी राइट, ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड। और कुछ तो इतने पावरफुल हो गए, उसमें कुछ चीफ भी, मेन चीफ भी बन गए थे, लीडर भी बन गए थे, कुछ फॉलोअर्स भी बन गए थे मुंडाज में। पावरफुल जो थे वो कुछ इतने पावरफुल हो गए थे कि वो लैंड को रेंट करते थे, उस पर कल्टीवेशन नहीं करते थे, उसको रेंट पे दे देते थे रहने के, और बदले में उनसे कुछ ना कुछ अपनी कमाई कर लेते थे। अब इधर क्या हुआ? ये तो था कि ट्राइबल्स अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स का क्या हुआ? अभी तो हम ट्राइबल्स को पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे दिकूज को। दिकूज कौन है? आउटसाइडर। आउटसाइडर कौन है? ब्रिटिश। अब थोड़ा सा पहले हम पढ़ लें, फिर हम पढ़ेंगे कि कॉलोनी कैसे स्टार्ट होती है, कॉलोनियल रूल का। अब कॉलोनी अपना रूल कैसे इन लोगों के ऊपर, जो हर जगह, जो मुंडास को हमने देखा कि किस तरह से मुंडा अपनी अथॉरिटी को यहाँ पे अपने लैंड पे वो क्या कर रही है, उसकी मालिक बन रही है। अब क्या होता है? ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो ट्राइबल ग्रुप्स को, जो ट्राइबल ग्रुप सेटल थी, जैसे कि मुंडास, जैसे कि गोंड और संथाल,
इनको ये कहते थे कि जो सेटल ट्राइबल ग्रुप्स है वो मोर सिविलाइज्ड है दैन हंटर और गेदरर्स दैन शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। क्यों? क्योंकि इनको आराम से इजीली वहाँ से पैसा मिल जाता था, टैक्स मिल जाता था। दोज हु लिव इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में रहते थे, वे आर कंसिडर टू बी वाइल्ड, जो वाइल्ड कंसिडर किए जाते थे। जो पेस्टलिस्ट थे, जो हंटर्स और गेदरर्स थे, जो झूम कल्टिवेटर्स थे, वो सब वाइल्ड एंड सेविजेस थे, मतलब जंगली और असभ्य थे। और उनको सेटल और सिविलाइज्ड होने की ज़रूरत है, इसीलिए हम आ गए हैं, ब्रिटिश आ गए हैं, ठीक है। और ये सेटल ट्राइब्स को क्या देखते थे, ज़्यादा कंपेयर टू इन लोगों के देखते थे कि वो ज़्यादा सिविलाइज्ड है। सो क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर, ठीक है। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ। अब कैसे कॉलोनीज रूल बनना शुरू होती हैं और वो इन ट्राइबल्स की लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू एवरीवन।